चैनल का मोटो ये है कि आप लोग को सेशन के स्टार्टिंग से फिजिकल एजुकेशन में पूरी हेल्प करना, ना कि लास्ट में आके वीडियोस बना के व्यूज के चक्कर में दूसरों को ये बताना कि हम भी मसीहा है, जस्ट लाइक दिस। ला देती हूँ, फिक्र मत करो बच्चों, अब तुम लोग जा सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। बाय बेबी, फिर मिलेंगे बेबी, बाय बाय। उसका दोस्त बनने की कोशिश मत करो, मैं और मेरी डैड इतना पीटेंगे कि अपनी शक्ल नहीं पहचान पाओगे। इतना भी कुछ खास नहीं माँ। मैं इस परिवार का डैड हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? डैड सीरीज में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं हमारे यूनिट नंबर 2 को बहुत ही प्यारे तरीके से और एक एक चीजों को डिटेल में समझते हुए हम लोग देखने वाले। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो कोई मेरे बारे में नहीं जानता, मेरा नाम जकी है, मैं फिजिक्स एजुकेटर हूँ, साथ में फिजिकल एजुकेशन भी पढ़ाता हूँ। अगर आप लोग मेरे साथ फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो मेरे फिजिक्स चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो इस चैनल पे हम लोग कवर अप करने वाले हैं इस चैप्टर को डिटेल में, प्यारे वे में, सो दैट बोर्ड्स में तुम लोग तगड़े मार्क्स स्कोर कर सको। तो बस वीडियो को अच्छे से देखो, उसके बाद आप लोग घर बैठे बस नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लेना। खत्म कहानी, ये चैप्टर आसानी से तुम्हारे लिए कवर अप हो जाएगा और तुम लोग एक बेहतर मार्क्स स्कोर कर पाओगे बोर्ड्स एग्जामिनेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 या यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले आप लोग को एक छोटी सी अपडेट देता हूं। अगर आप लोग फिजिक्स में परेशान हो तो मेरे फिजिक्स के चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे क्लास 12 की फिजिक्स की प्रिपरेशन में धांसू वे में आप लोग को कवर अप करवा रहा हूं और आप लोग घर बैठे एक बेस्ट प्रिपरेशन मेरे साथ इस चैनल पे कर सकते हैं। तो मैं अभी आप लोग के लिए वन शॉट सीरीज के साथ साथ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज आप लोग के लिए कवर अप करवा रहा हूं, जो आप लोग के कंटेंट कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाएंगे। तो अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हो, सभी इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को गिवन है। और आप लोग पूछ रहे थे कि भैया 12th की फिजिकल एजुकेशन की आपकी बुक कब आने वाली है? तो जुलाई के एंडिंग तक के आप लोग के लिए बुक आ जाएगी। अगर आप ये वीडियो जुलाई के बाद देख रहे हो तो ऑब्वियसली बात है बुक लॉन्च हो चुकी होगी। फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप इसको परचेस कर सकते हो। इस बुक के अंदर जितने भी टाइप के मैं क्वेश्चन विद आंसर्स के साथ आप लोग को देने वाला हूं, उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, ये गारंटी है। तो बस आपको ये वीडियो देखना है, नोट से रिवाइज करना है और क्वेश्चन आप लोग को मेरी इस बुक के साथ लगा लेना है। बट हाँ, अगर फिजिकल एजुकेशन के मेरे प्रीमियम नोट्स आप लोग को चाहिए, जो कि टॉपर्स की तरफ से आप लोग के लिए प्रिपेयर करके दिए गए नोट्स हैं, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे प्लेटफॉर्म की वेबसाइट या एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन का नाम जकी सौदागर है, वेबसाइट का नाम zakisaudagar.in है। तो दोनों में से किसी से भी जाके आप लोग ये नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। बेसिकली नोट्स को डाउनलोड करना है, एक्सपोर्ट करना है और प्रिंट आउट करा लेना, और बस अच्छी तगड़ी प्रिपरेशन मल्टीपल रिवीजन के फॉर्म में करना है उस नोट्स से। नोट्स में चल रहा है स्पेशल डिस्काउंट, P30 कोड यूज करिएगा और स्पेशल डिस्काउंट जरूर पाइएगा। तो याद रखना, ये जो भी चीजें आज हम लोग पढ़ने वाले, ये न्यू सिलेबस 24-25 के अकॉर्डिंग आप लोग के लिए रहने वाली। सबसे पहली चीज, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। बेसिक सी बात है, इस चैप्टर का नाम क्या है? चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। मतलब क्या, बच्चों को या फिर वुमेन्स को जब स्पोर्ट्स में लेकर आओगे तो किस तरीके से उनके अंदर चेंजेस आते हैं, बॉडी में चेंजेस आते हैं, फिजिकल बेनिफिट होते हैं, इन सब चीजों को हम लोग अच्छे से जानने वाले हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर। अब इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ लाइफ। कौन कौन सी कैटेगरी के क्या क्या नाम से वो आप लोग को मालूम होने चाहिए, बिकॉज इस चैप्टर के अंदर आप लोग को कुछ कीवर्ड्स देखने को मिलेंगे जो इन्हीं नाम के ऊपर रहेंगे और आपको समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। तो जब बाय बर्थ से लेकर 1 ईयर तक के बच्चा हो जाता है तो उसको इन्फेंट कहते हैं। 2 साल से 4 साल के बच्चों को कहते हैं टॉडलर। 5 साल से 12 साल के बच्चों को कहा जाता है चाइल्ड। फिर 13 से 19 को कहते हैं टीनेज। फिर 20 से लेकर 39 तक के आ जाते हैं यहाँ पे हमारे एडल्ट। 40 to 59 तक के आ जाते हैं मिडिल एडल्ट एज। और 60 प्लस वाली जो कैटेगरी है वो सीनियर एडल्ट है, और 65 के अबव जो है सीनियर सिटीजन कहलाते। अब इसमें जो सबसे पहला टॉपिक इसका नाम है एक्सरसाइज गाइडेंस ऑफ WHO। तो बेसिकली टॉपिक क्या है? WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ना एक्सरसाइज की गाइडलाइंस को पब्लिश करी है हर एज के ग्रुप के लोगों के लिए, कि अगर आप लोग इस रिस्पेक्टिव एज ग्रुप के अंदर आते हो तो आप लोग को डेली एक्सरसाइजेस को जरूर करना चाहिए, जिससे आप लोग का रेगुलर फॉर्म में बॉडी का डेवलपमेंट होता रहेगा, डिसीजेस से आप लोग बचोगे और हेल्दी रहोगे। जैसे आप जानते हो कि आज के टाइम में ढेर सारी डिसीजेस आप लोग को देखने को मिल रही है, चाहे वो ओबेसिटी हो, डायबिटीज हो, हाई ब्लड प्रेशर का इशू हो या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो। तो अगर स्टार्टिंग डे से अगर हम लोग एक्सरसाइज पे ध्यान देंगे तो जरूर ये आप लोग के लिए आगे जाके काम आएगी। तो वही यहाँ पे WHO ने ना स्पेसिफिकली ग्रुप वाइज बना दिया है कि किस किस को किस टाइप की एक्सरसाइज करना चाहिए, कौन से एज ग्रुप के अंदर। तो ऐसे 4 एज ग्रुप्स आप लोग के लिए बना दिए गए हैं। तो इसमें जो सबसे पहले आप लोग की कैटेगरी, उसका नाम है चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर एज। मतलब 5 साल से कम के बच्चों के लिए किस तरीके से फिजिकल एक्टिविटीज आप लोग को याद रखनी है, ये एग्जामिनेशन में आपको पूछा जा सकता है। तो अगर 1 साल से कम के बच्चे हैं तो उनपे ये चीज का ध्यान जरूर देना है कि उनको आप लोग को कुछ ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म कराना है जो कि फ्लोर बेस्ड गेम्स के फॉर्म में एटलीस्ट 30 मिनट तो आप लोग को डेली करवाना
ही है इस एक्सरसाइज को, जिसके थ्रू उनका फिजिकल एक्टिविटी होगा वो हेल्दी रहेंगे। छोटे बच्चे हैं तो इस टाइम पे स्लीप साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर बाय बर्थ से लेकर 3 महीने का बच्चा है तो 14 to 17 आवर्स की उसकी प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए। 4 से 11 महीने का बच्चा है तो याद रखना 12 से 16 घंटे उसको सुलाना है आप लोग को, और एक क्वालिटी स्लीप आप लोग को प्रोवाइड करवानी है उसको। इन सब के अलावा उस छोटे बच्चे पे ये भी ध्यान देना है कि स्क्रीन टाइम आप लोग को किसी भी तरीके से यहाँ पे कराने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज उसकी आंखें खराब होगी। इसकी जगह आप लोग स्टोरी टेलिंग वगैरह कराइए, उसको बैठा के सुनाइए या उसको बोलना धीरे धीरे करके सिखाएं, वो उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहे। आप बोलोगे कि भैया ये कैसी फिजिकल एक्टिविटीज हुई, मैं जानता हूँ कि ये आप लोग को अजीब सा लगा होगा, बट एक चीज समझो यार, 1 साल से कम के बच्चों के लिए क्या कराओगे तुम लोग सोच रहे हो कि बेंच प्रेस करा दे। ऐसा नहीं हो सकता ना। इसके बाद अगर हम लोग बात करें 1 साल से 2 साल के बच्चों के लिए, तो एटलीस्ट तुम लोग को ना 180 मिनट्स की वेरियस टाइप की फिजिकल एक्टिविटीज उन लोग के साथ करवानी चाहिए। अब ये मॉडरेट टू विगरस फॉर्म में भी हो सकती है, जिसमें तुम लोग बॉल फेंकना उनको बोलने की कोशिश करो, बॉल को किक करवाने की कोशिश करवाओ, ये सब चीजें आप लोग करवाओगे तो उनको काफी मजा आता है। झुंझुना पुनपुना उनके हाथ पे पकड़ा दो, ये भी उनके लिए फिजिकल एक्टिविटी है। इन सब के अलावा 11 से 14 घंटे की एक अच्छी नींद लेना उन लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और सही टाइम पे वो सोए और सही टाइम पे वो उठे, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उनकी हेल्थ के लिए। इस टाइम पे भी स्क्रीन टाइम को अवॉइड कराना चाहिए। उसके अलावा इंकरेज करो कि वो लोग लिखने की कोशिश करवाओ, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा स्टोरी टेलिंग कराने की कोशिश करो, तो वो ज्यादा उन लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बिकॉज वो लोग चौक पकड़ के कुछ भी लिखेंगे तो उनकी जो फाइन मोटर स्किल्स वो डेवलप होंगे। इसके बाद 3 साल से 4 साल के बच्चों के लिए 180 आवर्स की यहाँ पे भी वेरियस टाइप की फिजिकल एक्टिविटीज आप लोग को परफॉर्म करवानी है। वो डिपेंड करता है उस बच्चे के ऊपर कि उसको क्या पसंद है। आप लोग को कोई भी एक्टिविटी करवानी, लेकिन कराना है। इसमें लगभग 10 से लेकर 13 घंटे की क्वालिटी स्लीप बच्चों को लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बेसिक सी बात है, सही टाइम पे सोना और सही टाइम पे उठने पे ध्यान देना पड़ेगा इन टाइम पे बच्चों को। सेम यहाँ पे भी वही चीज आप लोग को याद रखनी है कि यार स्टोरी टेलिंग और रीडिंग पे आप लोग फोकस करवाए, बच्चों को स्क्रीन टाइम से दूर रखने की कोशिश करें, और इन तीनों कैटेगरी में ज्यादा देर एक ही जगह पे बच्चों को रखने की कोशिश ना करो। अब अगली कैटेगरी बात कर लेते हैं, चिल्ड्रन एंड यूथ 5 ईयर से लेकर 17 ईयर्स तक के। आप लोग को किस तरीके से चेंजेस लाना है अपनी बॉडी के अंदर और कौन कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज करना है, जो कि WHO ने रिकमेंड करा है। तो पहली चीज तो यहाँ पे जो भी एक्सरसाइज करना है वो मॉडरेट टू विगरस टाइप की आप लोग की होनी चाहिए। एटलीस्ट 1 घंटा आप लोग को डेली आप लोग को एक्टिविटीज परफॉर्म करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग की एडिशनल हेल्थ बेनिफिट भी प्रोवाइड करेगी। फ्रीक्वेंसी आप लोग रख सकते हो कुछ इस तरीके से कि या तो आप लोग 1 घंटा पूरा फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, या फिर आप लोग 30 मिनट की ईच सेशन रख लियो। सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम पे 30 मिनट करके खेल कूद लिए। जो एक्टिविटीज यहाँ पे होनी चाहिए वो एरोबिक बेस्ड होनी चाहिए, बेसिक एक्सरसाइजेस होनी चाहिए, जहाँ पे स्ट्रेचिंग, जहाँ पे मसल्स की स्ट्रेंथनिंग हो सके, बेसिक फॉर्म की स्ट्रेचिंग टाइप की एक्सरसाइजेस आप लोग कर सकते हो। फंडामेंटल एक्टिविटीज कर सकते हो, लाइक जंपिंग करना, रनिंग करना, थ्रोइंग करना, ट्विस्टिंग करना, पुशअप्स, पुलअप्स करना। अब इनके क्या बेनिफिट होते हैं, तो बेसिक सी बात है, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता है, जिसमें मसल्स, बोन्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है। न्यूरोमस्कुलर सिस्टम यहाँ पे बेटर होता है उनका। ढेर सारी फिजिकल एक्टिविटीज वो परफॉर्म करेंगे तो उनकी बॉडी हेल्दी रहेगी, साथ में स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह सब चीजों से दूर रहेगी। इन सब के अलावा लोगों से मिलेंगे घुलेंगे तो सोशल एस्पेक्ट के तौर पे भी उनके अंदर काफी सारा चेंजेस आएंगे। और अगर बच्चा स्टार्टिंग डेज से हेल्थ पे बहुत ज्यादा सीरियस रहेगा तो आने वाले टाइम में वो कभी भी जाके किसी भी गलत चीजों में नहीं पड़ेगा। गलत चीजें मतलब कि यार ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, इन सब चीजों से दूर रहेगा, क्योंकि उसको ये मालूम रहेगा कि मेरे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा डेंजर है। कौन सी एक्टिविटी इन टाइम पे करना चाहिए, तो याद रखो रिक्रिएशन एक्टिविटीज कर सकते हो, फिजिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग जो भी एक्टिविटीज आपके एजुकेटर आप लोग को गाइड कर रहे हो वो कर सकते हो। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस कर सकते हो जो फैमिली के साथ आप लोग कर सको, ग्राउंड पे जाके लाइक रनिंग करना, जॉगिंग करना, और वेरियस टाइप के गेम्स आप लोग खेल सकते हो, जैसे कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, जो फैमिली के साथ भी आप खेल सको, कॉलोनी में बच्चों के साथ खेल सको, या क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह भी आप लोग इसके अंदर एक्टिविटी के फॉर्म में ला सकते हो। अब अगर बात करते हैं एडल्ट की, जो कि 18 to 64 ईयर के एज ग्रुप के लिए, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो मॉडरेट टू विगरस होनी चाहिए। देखो एक चीज समझो, अब जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यार वो तो एकदम एक्सट्रीम टाइप की एक्सरसाइजेस कर लेगा, बट जो बेचारा कमजोर है, हो सकता है बहुत ओबेस्ड हो, तो वो एकदम से तो इंटेंस एक्सरसाइज करेगा नहीं, तो उसके लिए उस टाइम पे उसको मॉडरेट टाइप की एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो ये ना कस्टमाइज करना पड़ेगा, ये सिर्फ एक गाइडलाइंस है, आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं इन गाइडेंस को। तो इसमें कैसी एक्टिविटीज आप लोग को परफॉर्म करनी है, अब आप बड़े हो चुके हो तो यहाँ पे आप लोग को मसल ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस करना है, एरोबिक फिजिकल एक्टिविटीज पे भी फोकस करना है, सो दैट आप लोग की फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की इंप्रूव हो सके, क्योंकि रेंज ऑफ मोशन ज्यादा रहेगा तो आप लोग को कभी भी इंजरीज नहीं आएगी। एक्टिविटीज आप लोग को कितने देर करना है, तो 150 to 300 मिनट पर वीक आप लोग को करना है मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज, या फिर 75 to 150 मिनट की विगरस इंटेंस एक्सरसाइज आप लोग को करनी है। इसमें जो मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज होगी उसमें आप लोग को ये जरूर ख्याल रखना है कि आपकी जो मेजर मसल्स है उसका यहाँ पे डेवलपमेंट हो। उसके लिए आप लोग को बेंच प्रेस जैसी, स्क्वाट जैसी एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करना पड़ेगा, जिसको आप लोग को एटलीस्ट 2 या 2 से ज्यादा दिन परफॉर्म करना है। मतलब जिम जाते हो तो एटलीस्ट 6 दिन वहां पे आप लोग की एक्सरसाइज हो जा रही है मेजर मसल्स की, तो वो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहे।
है। इसके क्या बेनिफिट है? रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो डिसीजेस से बचोगे। इसमें कोई भी नाम लिख दो यार, कोई भी जो तुम्हारे दिमाग में आए। डायबिटीज लिख दो, कैंसर लिख दो, ब्लड प्रेशर का इशू लिख दो, जो लिखना लिख दो। देखो फिजिकल एक्टिविटीज करने से सारी डिसीजेस दूर हो जाती है। तो आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है कुछ भी। मस्त प्लान है। और एक्टिविटीज कौन सी करी जा सकती है? तो जिम के अंदर जो आप लोग को मेजर एक्सरसाइज देखने को मिलती है वो कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, गेम्स खेल सकते हो, आपकी मर्जी। बस मेजर तुम लोग को ना इस पूरे के पूरे चार्ट में क्या याद रखना है? एक्सरसाइज का टाइमिंग क्या है, और थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है कि छोटे बच्चे तो ज्यादा टफ वाली एक्सरसाइजेस नहीं करवाना। अब जैसे जैसे वो बड़े होंगे वैसे वैसे मसल ट्रेनिंग पे फोकस कराना, जैसे जैसे बूढ़े होंगे तो थोड़ा कम करवा देना। फिर से ये चीज पे आपको फोकस करना है। अब वही बात कर रहा था 65 के अबव वालों के, तो यहाँ पे भी मॉडरेट टू विग्रेस हो सकता है। भाई देखो कुछ बूढ़े लोग ऐसे रहते हैं जो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं एक स्पेसिफिक एज में आके, बट उसी स्पेसिफिक एज में कोई सेकंड पर्सन जो उस टाइम पे भी फिट रहता है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग को यहाँ पे इंटेंसिटी रखनी पड़ेगी। एक्टिविटीज कैसी रखनी है? तो बुजुर्ग हो चुके तो मसल्स यहाँ पे मसल लॉस होने लग जाता है, इस वजह से मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस पे फोकस कराना है। कुछ एरोबिक फिजिकल एक्टिविटीज पे यहाँ पे फोर्स उनको कराना है। अब बुजुर्ग हो चुके तो बुजुर्ग लोग का ना बैलेंस बिगड़ने लग जाता है, तो ऐसी एक्सरसाइजेस कराना है जिसमें कि बैलेंस एनहांसिंग हो सके उनकी। एक्टिविटी का टाइम पीरियड भी सेम रहेगा जैसे इससे पहले था, 150 to 300 मिनट मॉडरेट के लिए, और अगर विग्रेस कर रहे हो तो 75 to 150 मिनट। सेम यहाँ पे भी आप लोग मसल ट्रेनिंग कर सकते हो वीक में 2 या 2 से ज्यादा, बट याद रखना कि यहाँ हैवी वेट आपको नहीं लिफ्ट करना है, क्योंकि बुजुर्ग हो चुके मसल्स में इतनी ज्यादा पावर नहीं, तो नॉर्मल वेट लिफ्ट आप लोग को करना है। बैलेंस एक्सरसाइज आप लोग करवा सकते हो वीक में एटलीस्ट 3 दिन। ये इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि पुअर मोबिलिटी हो जाती है ओल्ड एडल्ट के अंदर, उसको आप लोग को बेटर करना है, तो ये कराना बहुत जरूरी है। बेनिफिट क्या होंगे? तो बेसिक सी बात है, फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करने में जो बेनिफिट होते हैं वो सभी के सभी यहाँ डाल देना अपनी मर्जी से। एक्टिविटी की बात करी जाए तो यहाँ पे याद रखना एकदम डेंजर वाली एक्सरसाइजेस नहीं कराना जो एडल्ट लोग कर रहे थे। नॉर्मल एक्सरसाइज आप लोग को कराना है, इंक्लूडिंग आप लोग गार्डनिंग हो गया उसको भी इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि वो भी एक किस्म की एक्सरसाइज ही है। तो आई होप तुम लोग को यहाँ तक ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। मैं जानता हूँ थोड़ा सा बोर टॉपिक लगा होगा ये, बट एक चीज थोड़ा सा इसमें लॉजिकली समझने की कोशिश करो। छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे की स्टार्टिंग टाइम पे ग्रोथ होती है, इस वजह से उसको भी एक्सरसाइज में इंडल्ज किया जा रहा है, सो दैट एक प्रॉपर ग्रोथ हो सके। बट याद रखना जितना छोटे रहेंगे बच्चे उस टाइम पे उतनी ज्यादा नॉर्मल टाइप की आप लोग को एक्टिविटी करवानी। जैसे जैसे बच्चा बड़े होने लग जाएगा वैसे वैसे आप लोग को एक्सरसाइज में चेंजेस लाना है, और जैसे जैसे एडल्ट हो चुका है तो अब उसके पास तो पूरी ताकत है, आप वेट लिफ्टिंग कराओ, जो कराना है कराओ। लेकिन जैसे जैसे बुजुर्ग होने लग गया तो वेट लिफ्टिंग वगैरह थोड़ा बहुत करवाना है, लेकिन नॉर्मल चीजों के फॉर्म में। ऐसा नहीं है कि एकदम ही उनको स्क्वाट्स करवा रहे हैं 120 130, नॉर्मल वेट ट्रेनिंग करवाओ, सफिशिएंट रहेगा उनके लिए। और बुजुर्ग होने लग जाते तो बैलेंस बिगड़ने लग जाता, तो बैलेंस को बनाने के लिए भी और वापस से मोबिलिटी को एनहांस करने के लिए एक्सरसाइजेस करवाना पड़ता है। आई होप क्लियर है। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक ये सभी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी। मतलब ये कि जो आप लोग को आज के टाइम पे ना बॉडी के पोस्चर में लोगों के अंदर दिक्कत देखने को मिलती है। अब देखो जैसे नॉर्मल चलना चाहिए इंसान वैसा नहीं चल रहा है, टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से ऐसे कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज होते हैं, उसको देखते हैं। तो सबसे पहली चीज पोस्चर क्या होता है? तो पोस्चर मतलब बॉडी का जो एक प्रॉपर अलाइनमेंट है, जिसमें आप लोग एक अच्छे तरीके से गुड लुकिंग इंसान दिखते हो, जिसको देख कर यार कोई भी पसंद कर लेता है। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय, इससे तो बहुत मजा आएगा। So basically posture is the alignment of the body and the position of its limb while standing, sitting, walking and laying। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है। बट posture जरूरी नहीं है सिर्फ चलते टाइम, बैठते टाइम भी एक प्रॉपर posture होना चाहिए, सोते टाइम भी प्रॉपर posture होना चाहिए, योगा करते टाइम भी एक प्रॉपर posture होना चाहिए, जिसको हम लोग आसन कहते हैं। तो ये posture बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आप लोग को बॉडी के पोजिशंस के बारे में समझाता है while standing, sitting, walking या कोई भी टाइप की एक्टिविटी करते टाइम, उसी को कहते हैं posture। postures दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है स्टैटिक posture, मान लो आप सोए हुए हो, बैठे हुए, इस टाइम पे जो आपका पोस्चर रहेगा उसको कहेंगे स्टैटिक पोस्चर। मतलब कि बॉडी जब रुकी हुई है उस टाइम पे किस टाइप का आपका पोस्चर। अब कई लोग यार नॉर्मली क्लास में ऐसा बैठ रहे थे, कई लोग ऐसे हो जाते हैं, यार अपना अपना पोस्चर है। डायनामिक पोस्चर की अगर बात करी जाए, दौड़ते भागते वक्त जो आप लोग का पोस्चर है वो, जैसे लड़के लोग तो सीधे दौड़ते, लेकिन लड़कियां लोग तो ऐसे ऐसे ऐसे, तो बस उसी के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, इसी को कहते हैं डायनामिक पोस्चर। तो जैसे मैं आप लोगों को कह रहा था ना पोस्चर के बारे में, तो देखो ये गुड पोस्चर है और ये बैड पोस्चर है। ये देख रहे हो आप लोग, पुष्पराज झुकेगा नहीं, वो गलत पोस्चर में, आप उसके कंपैरिजन में एक सही पोस्चर में। अब ये पोस्चर जो खराब हो चुका है, किस टाइप से पोस्चर खराब होते हैं उसकी कैटेगरी को हम लोग को जानना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहला जो आपको पोस्चर डिफॉर्मिटी आता है उसका नाम है स्पाइनल कर्वेचर। मतलब आपकी स्पाइन के अंदर किसी भी टाइप का कर्व आ गया, टेढ़ी मेढ़ी हो गई है स्पाइन, तो उसकी वजह से पोस्चर में डिफॉर्मिटी आ जाती है। आप खड़े होते हुए
बैठते हुए अजीब से देखने को मिलती है। तो कितने टाइप की स्पाइनल कर्वेचर वाली पोस्चर की डिफॉर्मिटीज होती है उसको जानते। तो सबसे पहला होता है काइफोसिस, फिर लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, तीनों को समझते हैं। तो काइफोसिस एक ऐसे टाइप का स्पाइनल डिसऑर्डर है जिसमें आप लोग की जो स्पाइन है वो फॉरवर्ड की तरफ बेंड हो जाती है। बुजुर्ग दादी लोगों को देखे होंगे गांव में, वो लोग बेचारी ऐसे झुक झुक के चलती है क्योंकि उनको काइफोसिस वाला प्रॉब्लम हो चुका है। तो इसको हम लोग फॉरवर्ड राउंडिंग ऑफ बैक या हंच बैक के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली अगर आप चाहो तो डिटेल में भी एग्जाम में लिख कर आना, बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से तो लिख सकते हो, नहीं तो फिजिकल एजुकेशन का पेपर दे रहे हो तो इतना ज्यादा डिटेल में नहीं भी लिखोगे कि ये क्यों हो रहा है, कौन सी मसल में हो रहा है, तो भी दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं भैया हम तो यार तूफानी बनना चाहते, तो आप लोग यार याद कर लेना, नेक, टॉर्सो, स्टेनोमेस्टॉइड, पेक्टोरल एंड मेजर माइनर, ये ना श्रिंक्ड हो जाते हैं। प्रोनाउंसिएशन अगर टेढ़ा मेढ़ा हो तो माफी चाहता हूं बिकॉज मैं बायो वाला नहीं हूं। इसके अलावा मसल्स ऑफ बैक, नेक और अपर पार्ट ऑफ वेस्ट जो है, और ये जो 3-4 मसल्स आप लोग को देखने को मिल रहा है, आप लोग चाहो तो इन नाम्स को यूज कर सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। बस याद रखना एग्जाम में डायग्राम जरूर बना के आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात कर लेते हैं होता कैसे। तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लाइट, डेफनेस की वजह से, एब्सेंस ऑफ न्यूट्रिशनस फूड की वजह से, अगर आप लोग बहुत ज्यादा शोल्डर में कुछ चीज उठा रहे हो उसकी वजह से आप लोग को ये आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है। और आप लोग यार चलते फिरते टाइम या बैठते टाइम ऐसे हो जाते हो, झुक जाते हो, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आप लोग को देखने को मिलता है। जब भी मसल्स में वीकनेस आएंगी अपर बॉडी की, तो आप लोग को इस टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको ठीक करने के लिए आप लोग कुछ इस टाइप की एक्सरसाइज कर सकते हो। बैक में पिलो या सैंड बैग रख लो और इस तरीके से स्ट्रेचिंग करो। लगे तो आप लोग एक स्लिंग ले सकते हो, उससे भी आप लोग इस तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हो। या फिर वॉल पे आप लोग को लटक जाना है और अपनी बॉडी को आगे की तरफ खींचना है, क्योंकि देखो आप आगे हो चुके हो तो आपको पीछे होना है, तो ऐसी एक्सरसाइज करना पड़ेगा जिससे आप लोग सीधे हो सकते हो। धनुरासन या नवरासन भी आप लोग कर सकते हो जिससे कि आप लोग ठीक हो सकते हो। अगला होता है लॉर्डोसिस। तो लॉर्डोसिस में बेसिकली होता क्या है, जो आपका लंबर रीजन है, देखो इस तरफ वाला। काइफोसिस में आप लोग आगे झुक गए थे, लेकिन ये जो लंबर रीजन है ना, अगर ये अंदर चला गया तो बॉडी आप लोग की पीछे आ जाएगी, बागा वाली पोजीशन। तो उस पोस्चरल डिफॉर्मिटी को कहते हैं लॉर्डोसिस। अब इसके अंदर कौन कौन सी मसल्स अफेक्टेड होती है, तो नाम अगर याद रखना है तो रख लो, नहीं तो कोई बात नहीं। ये कुछ मसल्स है जो कि यहाँ पे अफेक्टेड होती है। अगर आप इसको चाहो तो पॉज करके रीड कर सकते हो एक बार, और अगर चाहो तो याद कर लो। कॉजेस की अगर मैं बात करूं तो याद रखना, बैक मसल्स की वीकनेस की वजह से ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। अगर आप बहुत मोटे हो जाते हो तो आपकी बॉडी बैलेंस होने के लिए पीछे की तरफ झुकने लग जाती है, क्योंकि आपका जो पेट है आपके शरीर से 1 किलोमीटर बाहर निकलने लग जाता है। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? इसके अलावा हिप की अगर डिसीजेस है तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। या फिर इसके अलावा कोई उल्टी सीधी एक्सरसाइज कर लो तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो कैसे ठीक कर सकते हैं इसको, तो याद रखना सिटअप्स आप लोग कर सकते हो, पश्चिमोत्तासन आप लोग कर सकते हो, उसके थ्रू भी आप लोग ठीक हो सकते हो। या फिर अपने पैरों को इस तरीके से 90 डिग्री में रख के रेगुलरली अगर ये एक्सरसाइज करोगे तो ठीक हो सकते हो। या अगर आप चाहो तो इस तरीके से आप लोग को लेट जाना है और अपने पैर को इस तरफ लाना है और बॉडी को उस तरफ स्ट्रेच करना है, जिसकी वजह से भी आप लोग ठीक हो सकते हो। लास्ट जो आपका कर्वेचर डिफॉर्मिटी आई है उसको जानते हैं, तो इसका नाम है स्कोलियोसिस। तो स्कोलियोसिस ना लॉर्डोसिस और काइफोसिस दोनों से डिफरेंट। काइफोसिस में आप लोग आगे आ रहे थे, लॉर्डोसिस में आप लोग पीछे चल जा रहे थे। स्कोलियोसिस में जो आपकी स्पाइन है वो कुछ इस तरीके से लेटरल शिफ्ट ले लेती है। मैं कह सकता हूं कि एक एस शेप का आप लोग का स्पाइन हो जाता है इस डिफॉर्मिटी के अंदर। बेसिकली जब आप लोग चलोगे ना तो आप लोग को ऐसा लगेगा कि आप लोग ऐसे 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 बदक की तरह चल रहे हो, डक वॉक आप लोग कर रहे हो। तो ये क्यों हो जाता है, अगर आप लोग एक शोल्डर में कुछ ज्यादा हैवी वेट उठा के अगर आप लोग चल रहे हो तो ये आप लोग को देखने को मिल सकता है। बोन की अगर डिसीजेस है उसके वजह से देखने को मिल सकता है। अगर आपकी मसल्स में वीकनेस आ गई उसकी वजह से आप लोग को देखने को मिल सकता है। और उल्टी सीधी एक्सरसाइज करने की वजह से भी प्रॉब्लम्स हो जाती है। कैसे ठीक कर सकते हैं, तो पुलअप्स आप लोग अगर रेगुलरली करोगे तो ठीक रहोगे। इसके अलावा अगर आप लोग बैंड होंगे अपोजिट डायरेक्शन में डिफॉर्मिटी के तो आप ठीक हो सकते हो। या अगर आप लोग सोते वक्त पिलो यूज करो डिफॉर्मिटी के अगेंस्ट तो आप ठीक हो सकते हो। या अगर आप लोग चाहो तो इस तरीके से पुलअप या इस तरीके से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, जिसकी वजह से भी आप लोग इसमें ठीक हो सकते हो। नेक्स्ट है आप लोग का नॉक नी। नॉक नी एक ऐसे टाइप की डिफॉर्मिटी जिसमें आप लोग की नीज में डिफॉर्मिटीज आ जाती है। देखो नॉर्मल नीज में स्टैंडिंग पोजीशन में इंसान एकदम नॉर्मल दिखता है, बस नॉक नी में प्रॉब्लम क्या होता है, जो नीज है आप लोग की वो अंदर की तरफ नॉक नॉक करने लग जाती है, मतलब टकराने लग जाती है। चलोगे तो नीज एक दूसरे से टकराती है, ऐसे टाइप की प्रॉब्लम को कहते हैं नॉक नी, जिसमें नीज एक दूसरे को टच करने लग जाती है वाइल इन स्टैंडिंग पोजीशन। तो क्या कॉजेस है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की वजह से होता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी और फास्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अगर मोटापा कुछ ज्यादा हो गया तो उसकी वजह से भी नॉक नी होता है। आप चेक करना किसी भी बहुत मोटे पर्सन को के अंदर आप लोग नॉक नी जैसा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। अगर आपको फ्लैट फुट है तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाएगा। या अगर आप लोग बचपन में बहुत हैवी वेट वगैरह उठाया करते थे तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। रेमेडी क्या है इसकी, तो पद्मासन, गोमुखासन अगर आप लोग परफॉर्म करते हो डेली तो इसको आप ठीक कर सकते हो। या फिर हॉर्स राइडिंग करके भी आप इसको ठीक कर सकते हो। सोते वक्त अगर आप पिलो यूज करोगे नीज के बीच में तब भी ये ठीक हो जाएगा। अगला होता है बो लेग। बो लेग ना नॉक नी के एकदम अपोजिट है। वहां नीज एक दूसरे से टकरा रही थी, यहाँ पे नीज एक दूसरे से बहुत दूर दूर चल जाती है। मतलब मान लो नॉर्मल नीज ऐसी है तो नॉर्मल नीज से बाहर की पोजीशन ले लेती है, उसको कहते हैं बो लेग। क्या इसके कॉजेज हो सकते हैं, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, फास्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से आप लोग को देखने को मिलेगा। ओबेसिटी अगर आप लोग को हो चुकी है बहुत ज्यादा तो आपको देखने को मिल सकता है। छोटे बच्चों के अंदर जब
जब वो मतलब चलना नहीं सीखते ना, उस टाइम पे भी आपको बो लैग देखने को मिलता है। और कैसे ठीक किया जा सकता है, तो अगर आप लोग एक प्रॉपर बैलेंस डाइट कंज्यूम करते हैं जिसमें कि विटामिन, कैल्शियम, फास्फोरस का ध्यान रखोगे और एक बैलेंस डाइट कंज्यूम करोगे तो ये ठीक हो जाएगा। इसके अलावा गरुड़ासन और चक्रासन के थ्रू भी इसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप लोग का राउंड शोल्डर। राउंड शोल्डर एक ऐसे टाइप की प्रॉब्लम है जिसमें आपके शोल्डर्स जो है वो आगे की तरफ आ जाते हैं। मतलब कि ये नॉर्मल टाइप के आप लोग को एक पोस्चर देखने को मिल रहा है, इसमें शोल्डर जो है वो आगे की तरफ आ जाना। काइफोसिस को कंपेयर मत करना, वहां पे स्पाइन आगे आ रही थी, यहाँ शोल्डर्स आगे आ रहे। तो ये रहा नॉर्मल पोस्चर और ये रहा राउंड शोल्डर वाला पोस्चर जिसमें कि आप लोग के शोल्डर आ गया। ज्यादातर आप लोग को बहुत लंबी हाइट वाले लड़के रहते हैं ना, उनके शोल्डर्स ऐसे झुक जाते हैं, या फिर लड़कियों को इंप्रेस करने के चक्कर में टाइट क्लोथ्स वगैरह आप लोग पहन कर जा रहे हो, तो ऐसे टाइप का प्रॉब्लम आप लोग को देखने को मिल सकता है। अब ये क्यों हो जाता है, तो याद रखना पहली चीज तो ये हेरिडिटी की वजह से भी आप लोग को देखने को मिलता है। दूसरी चीज बहुत लंबी हाइट होना और एकदम दुबले होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप लोग बहुत हैवी वेट वगैरह लिफ्ट कर रहे हो या उठा रहे हो ऊपर ऐसा रख के, तो भी आप लोग को ये हो सकता है। एक ही जगह पे बहुत देर तक बैठने की वजह से भी आप लोग को देखने को मिल सकता है। और अगर आप लोग बहुत टाइट कपड़े पहनकर रहते हो किसी को इंप्रेस करने के चक्कर में कि यार मसल्स दिखेगी, तो याद रखना तब भी ये प्रॉब्लम हो जाए। तो क्या रेमेडीज हो सकती है, तो याद रखो आप लोग को पुलअप्स करना है, वॉल स्ट्रेचिंग करना है, स्ट्रेच स्ट्रेंथनिंग करना है, प्लैंक करना है, चक्रासन, धनुरासन, इसके थ्रू आप इसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का फ्लैट फुट। ये जो आप लोग को देखने को मिल रहा है ये नॉर्मल फुट है आप लोग का। मतलब कि देखो हर किसी के पैर में ना इस तरीके से एक कर्व आपको देखने को मिलता है। ये जो कर्व है ना एक किस्म से सस्पेंशन के तौर पे काम करता है आपकी बॉडी के लिए। मतलब जो भी प्रेशर आएगा वो एक्सर्ट कर लेता है, डायरेक्टली आप लोग की हड्डियों पे असर नहीं होता है, अदरवाइज वो चिटक सकती है, टूट सकती है। तो अगर ये जो कर्वेचर है ये नहीं रहेगा और एकदम फ्लैट हो जाएगा आप लोग का पैर, तो उसको फ्लैट फुट कहते हैं, फ्लैट फिट कहते हैं। यार देखो जब पानी में आप लोग ऐसे करोगे और सूखी जगह पे पैर मारोगे तो आप लोग देखोगे कुछ इस तरीके से आप लोग का फिट बनने की कोशिश करता है, ये नॉर्मल है। और जब आप लोग का पूरा इस तरीके से फिट आप लोग का देखने को मिले तो वो क्या है आप लोग का फ्लैट फुट है। अब बेसिकली ऐसा हो क्यों जाता है, अगर आप लोग बहुत ज्यादा मोटे हो तो आपका जो बॉडी का प्रेशर है वो पूरी तरीके से पैरों में आता है और तब जाके आप लोग को प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अगर आप लोग को ये प्रॉब्लम नहीं भी था उसके बावजूद भी आप लोग उल्टे सीधे साइज के शूज पहन रहे हो, किसी को इंप्रेस करने के चक्कर में जॉर्डन, नाइकी के फर्स्ट कॉपी शूज पहन रहे हो, एक एक 2-2 लाख वाले शूज, और स्कूटी पेप से जा रहे हो आप लोग उसको लेने, तो आपको क्या लग रहा है कि उसको ये समझ में आएगा कि आपके पास 1.5 लाख का जूता है? वो तो आपको यही बोलेगी ना कि भाई वो जूता बेचकर एक पल्सर ही ले ले। अब इसके रेमेडी क्या है, कैसे ठीक कर सकते हैं, तो आप लोग अगर हील्स या टो के बल पे चलोगे तो ये ठीक हो सकता है। स्किपिंग रोप्स करोगे या जंपिंग करोगे तो इसको ठीक कर सकते हैं। कुछ इस तरीके की आप लोग एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हो तो भी इसको ठीक कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक की चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का वुमेन का किस तरीके से पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स के अंदर आप लोग को देखने को मिलता है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि स्टार्टिंग डेज में एंशिएंट ओलंपिक स्टार्ट हुआ था तब भी वुमेन का पार्टिसिपेशन आपको नहीं देखने को मिला था। जब फर्स्ट टाइम मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हुआ था बहुत सदियों बाद, तब भी आप लोग को वुमेन का पार्टिसिपेशन स्टार्टिंग डेज में भी देखने को नहीं मिला था। आप जानते हो वुमेन्स को सदियों से सप्रेस करते हुए आया गया है, सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पे ट्रीट किया गया है, बट धीरे धीरे हमारे इस मॉडर्न सोसाइटी ने वुमेन के पार्टिसिपेशन को हर फील्ड में बढ़ाना शुरू कर दिया। तो इसी तरीके से स्पोर्ट्स के अंदर भी आप लोग को वुमेन का पार्टिसिपेशन धीरे धीरे करके देखने को मिलने लग गया और आज के टाइम पे आप लोग वुमेन पार्टिसिपेशन देखने को काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो जब फर्स्ट ओलंपिक स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे किसी भी टाइप का पार्टिसिपेशन नहीं था। वुमेन ने पार्टिसिपेट करी थी 1900 में जो ओलंपिक हुआ था ना, तब उस टाइम पे 22 वुमेन्स ने पार्टिसिपेट करी थी। इसके 100 साल बाद सिडनी में लगभग 4000 से भी ज्यादा वुमेन्स ने पार्टिसिपेट करी थी स्पोर्ट्स में। फिर उसके 8 साल बाद आप लोगों ने ऑब्जर्व करे कि लगभग 4600 के अप्रोक्स में वुमेन का पार्टिसिपेशन रहा और ऐसे करके वुमेन का पार्टिसिपेशन ग्रेजुअली बढ़ने लग गया, क्योंकि दुनिया को भी ये समझ में आने लग गया कि वुमेन्स का भी इंपॉर्टेंस इस दुनिया में है भाई, वो भी अपनी कंट्री का नाम रोशन कर सकती है अगर अच्छे स्पोर्ट्स खेले कूदे। तो अब पार्टिसिपेशन इंडिया में किस तरीके से रहा वुमेन का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1984 में पीटी उषा ने फर्स्ट टाइम ओलंपिक में पार्टिसिपेट करी थी एथलेटिक्स में, बट वो मेडल वगैरह नहीं जीत पाई थी। बट 2000 में कर्नम मल्लेश्वरी ने फर्स्ट वुमेन ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई, फर्स्ट इंडियन वुमेन बन गई जिन्हें मेडल जीती। फिर ऐसे करके 2012 में सानिया नेहवाल, मैरी कॉम ने ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए। 2060 के अंदर साक्षी मलिक ने, पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल लेकर आए। दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक का एक नया डायमेंशन ओपन करी। तो ऐसे करके आप देख रहे हो आज के टाइम में बहुत सारी वुमेन पार्टिसिपेशन देखने को मिल गया, इंक्लूडिंग क्रिकेट में भी आप लोग देखोगे तो वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ गया। इस वजह से तो WPL आप लोग को देखने को मिला। तो ये कुछ फेमस वुमेन पर्सनालिटीज है, इनका नाम आप लोग को याद रख लेना, बिकॉज जब आंसर राइटिंग करोगे तो याद रहना चाहिए। एकदम कड़वा सच है भाई, 20 वुमेन्स के नाम में नहीं बता सकते जो कि स्पोर्ट्स में खेलती, क्योंकि वुमेन्स के पार्टिसिपेशन को उतनी तवज्जो या उतनी इंपॉर्टेंस दी नहीं जाती थी। बट धीरे धीरे करके सोसाइटी ने इन चीजों पे फोकस किया और आज के टाइम में पार्टिसिपेशन बढ़ने लग गया। तो जो लड़कियां लोग इक्वालिटी
इक्वालिटी की बात करती है, धीरे धीरे करके अब बढ़ने लग गया। आज के टाइम में पार्टिसिपेशन में कोई रोक टोक नहीं है। तो अगर आप लड़कियां हो और ये सोचती हो कि वुमेन को तो पार्टिसिपेशन नहीं कराने दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। अब पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिल रहा है, बस आपको उठना है और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है यार। जब तक खुद से नहीं करोगे तो फिर कैसे आप लोग दूसरों की मिसाल बनोगे। वही चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि यार क्या रीजन रहा है इंडिया में कि आप लोग को स्पोर्ट्स पर्सन वुमेन कैटेगरी के अंदर बहुत कम देखने को मिले। बेसिक सी बात है, हमारा इंडियन कल्चर जो था वो वुमेन्स को बाहर निकलने नहीं दे रहा था। पार्टिसिपेशन की तो छोड़ो, घर से बाहर निकलने तक की आजादी नहीं। तो वो सब चीजों की वजह से भी प्रॉब्लम्स आई। मतलब क्या, जेंडर इनइक्वालिटी आपको देखने को मिलती थी हमारी सोसाइटी के अंदर। पेरेंट्स खुद एनकरेज नहीं करते थे कि उनकी लड़कियां बाहर जाके खेले कूदे। हमारी सोसाइटी के अंदर ये आप लोग को कभी भी इस तरीके का कल्चर देखने को नहीं मिला। इस वजह से भी ये प्रॉब्लम रही। लेस मोटिवेशन था, इंस्पिरेशन के लिए लोग ही नहीं थे। इसलिए तो मैंने कहा कि अगर ये वीडियो लड़कियां देख रही हो और सच में तुम लोग अच्छा स्पोर्ट्स खेलते हो तो वेट मत करो यार, आगे जाके हो सकता है तुम एक अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन बन जाओगे और बाकी जो वुमेन्स है जो हमारे इंडिया में रह रही है उनके लिए तुम इंस्पिरेशन बनो। इसके अलावा मेल डोमिनेटेड कल्चर रहा, इस वजह से भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। लेस कंपटीशन आपको देखने को मिला। स्पेक्टेटर का खुद ही इंटरेस्ट नहीं था, तो भाई इन्वेस्टर्स पैसे कैसे लगाते। हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने सही तरीके की कोई स्कीम्स नहीं लेकर आई थी इनिशियल टाइम पे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स देखने को मिले। तो बहुत सारे फैक्टर्स है, आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग भी बता सकते हो। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देता हूँ, 3 ऐसे फैक्टर्स आप अपने अकॉर्डिंग बताना है इन पॉइंट्स को छोड़कर कि आपको क्या लगता है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन क्यों नहीं रहा। अगर वुमेन पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में करती है तो उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि फिजिकल बेनिफिट में अगर हम बात करें तो उनकी हेल्थ अच्छी होगी, वेट मैनेजमेंट उनका सही रहेगा, फिजिकल फिटनेस उनके अंदर रहेगी, बोन्स स्ट्रांग होंगी, जो एजिंग आ रही है वो डिले हो सकती है थोड़ी, और मसल्स स्ट्रेंथनिंग आपको देखने को मिलेगी उनके अंदर भी। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी उनके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। जो स्ट्रेस वगैरह, एंजाइटी वगैरह, डिप्रेशन है, उन सब से वो दूर रहेंगी। अपनी इमेज बना सकती है, सेल्फ एस्टीम डेवलप कर सकती है और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकती है। इसके अलावा सोशल बेनिफिट भी बहुत ज्यादा होते हैं। घुलेंगे मिलेंगे, दूसरे नए लोगों से मिलेंगे तो नई चीजें जानने की मौका मिलता है, नई चीजों को समझने का मौका मिलता है। सोशल एम्पावरमेंट होगा, टीम वर्क करना सीखेंगी, कम्युनिकेशन होगा, नए दोस्त बनेंगे और अपनी आइडेंटिटी दुनिया के सामने बना सकते हैं। तो ये सभी की सभी चीजें थी। आई होप तुम सभी लोगों को क्लियर हुई होगी। अगला टॉपिक है आप लोग का स्पेशल कंसिडरेशन। तो अब ये स्पेशल कंसिडरेशन क्या होता है दोस्त? स्पोर्ट्स की फील्ड में अगर आप वुमेन को पार्टिसिपेट करवाते हो तो आप जानते हो कि वुमेन की जिंदगी के अंदर भी काफी सारे आप लोग को चैलेंजेस देखने को मिलते हैं जो मेल समझ नहीं सकता। मान लो किसी मेल को आप लोगों ने स्पोर्ट्स के लिए तैयार कर दिए, 2 महीने बाद स्पोर्ट्स एक्टिविटी होने वाली है, तो ऐसे कुछ बीच में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी ना जिससे कि उसकी स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस हिंडर हो सकती है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं वुमेन की, 2 महीने बाद स्पोर्ट्स इवेंट है, मान लो यार जब इवेंट होने वाला है उससे 1 हफ्ते पहले पीरियड्स आ जाए, तो कहीं ना कहीं उनकी फिजियोलॉजिकल, फिजिकल, मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट करेगा, डेफिनेटली करेगा यार। तो इसी चीज को हम लोग स्पेशल कंसिडरेशन करके रखने वाले कि आखिर कौन कौन सी चीजें जिसको हम लोग को यहाँ पे समझना है एक स्पोर्ट्स वुमन के लिए। तो ये चीज तो क्लियर है, ये जो स्पेशल कंसिडरेशन है ये एकदम नेचुरल कंसिडरेशन है, क्योंकि आज के टाइम में हर वुमन को ये चीज से फेस करना ही पड़ता है, चाहे वो स्पोर्ट्स वुमन हो या वर्किंग एस्पिरेंट हो या कोई वर्किंग लेडी हो या हाउसवाइफ हो। तो ये जो स्पेशल कंसिडरेशन पे हमको ध्यान देना है, ये 2 टाइप के, एक है मेनार्क और दूसरा है मेंस्ट्रुएशनल डिसफंक्शन। तो सबसे पहला टॉपिक है मेनार्क। तो आखिर ये मेनार्क क्या होता है? तो मेनार्क एक ऐसे टाइप की कंडीशन है जिसमें कि यार फीमेल को फर्स्ट टाइम जब पीरियड्स आते हैं, जब फर्स्ट टाइम जब ब्लीडिंग होती है, उसे को कहते हैं मेनार्क। अभी जो मेनार्क है, ये जो फर्स्ट टाइम जो ब्लीडिंग आना है, ये डिफर कर सकती है कंट्री टू कंट्री। ऐसा माना जाता है कि जो गर्म देश रहते हैं वहां पे पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं और जो ठंडे देश रहते हैं वहां पे पीरियड्स लेट आते हैं। जो फर्स्ट टाइम जो ब्लीडिंग होती है उसका जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है 9 साल से लेकर 16 साल के बीच में। अब कभी भी ये मत सोचना कि एग्जैक्ट टाइम पीरियड हर किसी का हो सकता है, ये उनके बायोलॉजिकल, जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर पे भी डिपेंड करता है कि कब फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग होगी। बेसिक सी बात है यार, कोई एक ऐसी स्पोर्ट्स पर्सन जिसको कभी मतलब पीरियड्स नहीं आए, मान लो उसका स्पोर्ट्स एक्टिविटी आने वाली है, कुछ आने वाला और बीच में मेनार्क वाली प्रॉब्लम आ जाए, तो कहीं ना कहीं उसकी फिजिकल परफॉर्मेंस हिंडर होगी ना, प्रॉब्लम्स आएगी ना। फर्स्ट टाइम जब ब्लीडिंग जब होती है भाई, ब्लीडिंग तो ब्लीडिंग होती है, चाहे वो किसी भी टाइप की हो। जब ब्लीडिंग होगी तो काफी सारे न्यूट्रिशन की कमी आपकी बॉडी के अंदर हो जाएगी, आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे जैसे आप लोग पहले कर रहे थे। तो इन चीजों पे ध्यान देना जरूरी रहता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना जरूरी रहता है, सो दैट इन चीजों से आप लोग अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना सको। इसलिए लड़की को उनकी दादी लोग कहते रहती है, आप लोगों ने सुने होंगे कि यार अच्छा खाया करो, अच्छी चीजें खाया करो, क्योंकि ऐसे टाइम में प्रॉब्लम ना आए, घी खाया करो, ये सब चीजें आप लोगों ने तो सुने ही होंगे। तो इसके बाद जो अगला टॉपिक इसका नाम है मेंस्ट्रुएशनल डिसफंक्शन। देखो मेनार्क क्या है, फर्स्ट टाइम जब ब्लीडिंग होती है उसको मेनार्क कहते हैं। मेंस्ट्रुएशनल डिसफंक्शन का मतलब ये कि मान लो कोई एक लेडी है, उसके पीरियड्स आने वाले थे लेकिन इस महीने मिस आउट हो गए, मैं कह सकता हूं एबनॉर्मलिटीज आ गई उनके मेंस्ट्रुएशनल साइकिल में, उसे कहा जाता है मेंस्ट्रुएशनल डिसफंक्शन। तो मेंस्ट्रुएशनल डिसफंक्शन क्या है? एबनॉर्मल ब्लीडिंग होना या इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशनल साइकिल को मेंस्ट्रुएशनल डिसफंक्शन कहा जाता है। अभी जो मेंस्ट्रुएशनल डिसफंक्शन है ये बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, इस टाइम पे क्रैम्प्स आ जाते हैं, फैटिग हो जाता है, हेडेक बहुत
ज्यादा होता है, बैक पेन होता है, टायर्डनेस वाली प्रॉब्लम होती है। मान लो किसी वुमन को पीरियड्स ही नहीं आए, अब वो नहीं आए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाना, मूड स्विंग होना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इन सबको भी कंसीडर करके रखना जरूरी है। ये प्रॉब्लम उनकी फिजिकल परफॉर्मेंस को भी हिंडर कर सकती है और इस टाइम पे हाइजीन का ध्यान देना जरूरी है, क्लीननेस का ध्यान देना जरूरी है। तो ये दो काफी इंपॉर्टेंट स्पेशल कंसीडरेशन थे। आई होप तुम लोग को क्लियर हुए। बहुत छोटे छोटे 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अगला टॉपिक है फीमेल एथलीट राइट, काफी इंपॉर्टेंट है। आखिर फीमेल एथलीट राइट क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो फीमेल एथलीट राइट एक किस्म का सिंड्रोम है जो कि 3 कंडीशन पे डिपेंड करता है, जैसे आप लोगों ने शुरू में देखे होंगे। पहला है क्या, लो एनर्जी बॉडी के अंदर हो जाना, दूसरा है मेंस्ट्रुएशन डिस्टर्बेंसेस हो जाना और तीसरा है बोन की डेंसिटी गिर जाना। तो इन्हीं को रिलेट किया जाता है 3 टर्म से, जिसको कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस, एमेनोरा और तीसरा है ईटिंग डिसऑर्डर। तो ये सिंड्रोम आप लोग को टीनेज और एडल्ट फीमेल के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पे। अब मान लो किसी स्पोर्ट्स पर्सन को ये प्रॉब्लम हो गई तो बहुत दिक्कत है ना भाई। तो आइए जानते हैं ये प्रॉब्लम है क्या। तो सबसे पहला होता है ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसे टाइप की कंडीशन है जिसमें कि मान लो ये हेल्दी बोन है, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस वाला प्रॉब्लम हो गया, उनकी बोन के अंदर देखो डेंसिटी कम होने लग जाती है। देखो कितने अजीब अजीब यहाँ पे छेद दिख रहे हैं, मतलब बोन की डेंसिटी यहाँ पे कम होने लग गई है। जब बोन की डेंसिटी कम हो जाती है इसका मतलब क्या, मान लो कोई स्पोर्ट्स वुमन खेल रही है बैडमिंटन और गलती से हाथ झटक गया या फिर लग गया, कुछ चोट लग गई, इंजरी हो गई, तो जल्दी से फ्रैक्चर आने की कंडीशंस रह सकती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसे टाइप का प्रॉब्लम है जिसमें कि बोन की डेंसिटी कमजोर हो जाती है, यहाँ पे बोन वीक हो जाती है, बोन की डेंसिटी लो हो जाती है, जिस वजह से फ्रैक्चर्स इजीली आ सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। आपने वो ऐड देखी होंगे ना, एक हॉर्लिक्स आता है फिर बोर्नवीटा आता है, जिसमें ऐड आता रहता है कि 40 के बाद हड्डियां कमजोर होने लग जाती है वुमन की, तो वो वुमन हॉर्लिक्स पिलाए। तो उसका मेन काम क्या है, यही है। अब ये प्रॉब्लम कब देखने को मिल सकता है, जब एस्ट्रोजन लो होने लग जाए वुमन की बॉडी के अंदर। एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है, जैसे मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन होते हैं, और अगर ये कंडीशन अगर ठीक नहीं हुई तो ये स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को खराब कर देगी और उस स्पेसिफिक स्पोर्ट्स वुमन का करियर खराब हो जाएगा आगे जाके। तो इन चीजों पे फोकस करना जरूरी है, इसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी ट्रीट कर सके, स्टार्टिंग से इसको ध्यान देते हुए चले। अब क्या कॉजेस हो सकते हैं, तो लो एस्ट्रोजन लेवल की वजह से हो सकता है, पुअर न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है। तो इन सभी चीजों की वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ कैसे ठीक किया जा सकता है, अगर कैल्शियम रिच डाइट कंज्यूम करे, प्रोटीन रिच डाइट कंज्यूम करे, विटामिन डी को कंज्यूम करे, चाहे तो सनलाइट से या फिर सप्लीमेंट के थ्रू, तो इसको ठीक किया जा सकता है। इसी के साथ साथ स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन हमको नहीं करना है, अगर करोगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। वीकली चेकअप कराते रहना चाहिए ऑस्टियोपोरोसिस वाले प्रॉब्लम के लिए, और साथ ही साथ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते रहना चाहिए सो दैट ये प्रॉब्लम ना हो सके। अगला होता है एमेनोरा। अब देखो एमेनोरा और मेंस्ट्रुएशनल डिस्फंक्शन में काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मेंस्ट्रुएशनल डिस्फंक्शन मतलब कि पीरियड्स इरेगुलर हो जाना। अब एमेनोरा क्या है, एमेनोरा का मतलब ये कि अगर कोई स्पोर्ट्स वुमन इंटेंस एक्सरसाइज कर रही है, एक्सरसाइज, लेकिन जितनी वो कैलोरी बर्न कर रही है उतना वो खाना नहीं खा रही है, और जब वो खाना नहीं खाएगी अच्छे से और ज्यादा एक्सरसाइज करेगी तो क्या होगा, कमजोरी आ जाएगी, और इसी कमजोरी के चक्कर में उस स्पोर्ट्स वुमन के अंदर मेंस्ट्रुएशनल डिस्फंक्शन हो जाते, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते। क्लियर दोस्तों, एमेनोरा समझ में आया, मतलब क्या, इंटेंस एक्सरसाइज करे जा रहे लेकिन खाना ढंग से नहीं खा रहे, जिस वजह से हार्मोन के अंदर इम्बैलेंसमेंट आ जाएंगे और इरेगुलर ब्लीडिंग, इरेगुलर पीरियड्स यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, पीरियड्स स्टॉप ही हो जाएंगे, ऐसे टाइप की प्रॉब्लम रहती है। तो इस कंडीशन को कहते हैं एमेनोरा। तो एमेनोरा की कंडीशन में हेयर लॉस देखने को मिलता है, हेडेक देखने को मिलता है, और कई बार तो विजन यहाँ पे खराब हो जाता है, साथ ही साथ फेशियल हेयर्स आप लोग को आ जाते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम है। तो अगला टॉपिक है ईटिंग डिसऑर्डर। तो कई एथलीट ऐसी रहती है जो अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए अपने वेट को लूज करना चालू कर देती है, और लूज करने के चक्कर में सफिशिएंट अमाउंट की कैलोरी भी कंज्यूम करना भूल जाती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर ढेर सारी डेफिशिएंसीज देखने को मिल सकती है। अब उनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं अपनी बॉडी का वेट कम कर दूंगी तो मेरा इंप्रूवमेंट अच्छा हो जाएगा, मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगी, लेकिन अगर कैलोरी सही तरीके से कंज्यूम नहीं करी जाएगी, स्पेसिफिक आपके डाइट चार्ट के अकॉर्डिंग भी कंज्यूम नहीं की जा रही है, तो फिर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी, फिर बॉडी कमजोर होने लग जाएगी। तो कई अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू ये ईटिंग डिसऑर्डर वुमेन्स करती है। आइए जानते हैं इसको। तो सबसे पहला होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, वुमन एक दिन उठेगी नींद से और देखेगा अरे मेरा वेट बढ़ गया, मैं क्या करूं, तो क्या करने लग जाती है वुमन, आज से खाना बंद, सुबह का खाना बंद, शाम का खाना बंद, दोपहर का खाना बंद। अरे तो खाएंगे कब फिर, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ऐसे टाइप का जो आप लोग को ईटिंग डिसऑर्डर है इसे कहा जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसके अंदर लोगों को लगने लग जाता है मैं तो बहुत मोटी हो रही हूँ, उस चक्कर में वो लोग खाना बंद कर देते हैं, किस लिए, कि वो मोटे ना हो जाए। तो अगला होता है बुलिमिया नर्वोसा। तो ये एक ऐसे टाइप का डिसऑर्डर है जो फीमेल एथलीट करती है कि यार उनका दिल भी हो रहा है गुलाब जामुन खाने का, 2 गुलाब जामुन खाए और जाके उल्टी कर दी है, मतलब खाते से उल्टी कर दी है। तो इससे क्या हुआ कि यार शरीर को तो लगा कि गुलाब जामुन खा लिए, लेकिन वो गुलाब जामुन अंदर नहीं गए, बाहर आ गए, और वो पेट में जाकर फिर बॉडी को यार मतलब कि हिंडर भी नहीं करे। लेकिन ये बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं करना भाई कि खा ली और उल्टी कर रहे, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है आपकी बॉडी के अंदर। तो इसे कहा जाता है बुलिमिया नर्वोसा। इसमें बेसिकली क्या रहता है कि
कि आप लोग एक्सेसिव अमाउंट में फूड कंज्यूम करो और बाद में जाके वोमिटिंग कर लो कि यार वेट गेन ना हो जाए। तो ये बहुत ही ज्यादा सीरियस टाइप का ईटिंग डिसऑर्डर है और ऐसा भी कहा जाता है कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है भाई। तो ऐसे टाइप की उल्टी सीधी हरकतें नहीं करना है कि आप लोग खुद से जानबूझ के वोमिटिंग कराने की कोशिश करोगे तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। तो आई होप तुम सभी लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद आप लोग को बस ये एमसीक्यूज जो मैंने आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ इन सभी लोग को इत्मीनान से पॉज कर करके आंसर करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने सही करे और सही क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग को पिंड मिल जाएंगे, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। इन सब के अलावा थैंक यू सो मच चैनल पे बने रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे टेलीग्राम के चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। क्लास की सभी अपडेट्स वहां मिलते रहती है। फिजिक्स में दिक्कत आ रही है, टेंशन मत लो, फिजिक्स के चैनल को ज्वाइन कर लो। बस याद रखना नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लेना। मेरे प्रीमियम नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आओ तो एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लो या वेबसाइट से। बस अच्छे से रिवाइज कर लो, रिवीजन कर लोगे तो अच्छे मार्क्स आप लोग स्कोर आराम से कर सकते हैं। तो चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।